गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम सिंह बिस्ट गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले इस चैनल पे आप लोगों को राहुल सर के द्वारा उत्तराखंड की कुछ क्लासेज और कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेज की दी गई हैं, तो उसी को हम आगे ले जाते हुए आज से हम आप लोगों की रीजनिंग क्लास शुरू करते हैं। आप लोग की रीजनिंग क्लास रीजनिंग का जो सिलेबस अगर मैं कराऊंगा वो लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस और यूके पीसीएस लगभग सी सेट का जो आपका पेपर होता है 50 मार्क्स का, उसके लिए काफी हेल्पफुल मिलेगी इससे। ठीक है। और अदर कोई भी अन्य एग्जाम होता है, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होता है या कोई अदर एग्जाम कंपटीशन का लेवल का कोई भी एग्जाम आपका रहता है, जैसे एयरफोर्स का रहता है वाई ग्रुप पे, या फिर मैं बात करूंगा आर्मी का रहता है, उसमें 3-4 नंबर की रीजनिंग आती है। और मैं जैसे आपके एसएससी 10+2 की बात करूंगा, उसके हिसाब से अगर मैं ऑल ओवर की बात करूं, जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, मतलब रीजनिंग का जो पार्ट है 70 से 80% आप लोग की सभी की रीजनिंग कवर हो जाती है। सबके टॉपिक सेम सेम ही रहते हैं। कुछ टॉपिक जो चेंज होते हैं उनको मैं सबका क्लियर कराने के बाद जिसके सिलेबस में जो टॉपिक आएगा उसको उसके बाद मैं आप लोग को अगली क्लास पे बता दूंगा। जब आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एक बार, तो उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो वहां पे मैं टॉपिक वाइज चलूंगा। फिर जैसे पीसीएस का लेवल का होगा या लोअर पीसीएस का होगा, उनके टॉपिक अलग करा देंगे। जैसे आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो रहा है, उनके जो टॉपिक रह जाते हैं उनको अलग करा देंगे, या कोई भी अन्य अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका जो भी रहता है हम उनका लेवल अलग करा देंगे। ठीक है। तो रीजनिंग में आज हम सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। रीजनिंग में सिलेबस में क्या क्या आता है, कौन सा पार्ट ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा पार्ट थोड़ा कम पूछा जाता है, क्या चीजें आजकल चल रही हैं। ठीक है। तो इस बेस पे हम आगे चलते हैं, आपसे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में हम लोग चलते हैं। ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं, देखना रीजनिंग तर्क शक्ति, ये 3 टाइप की होती है रीजनिंग। रीजनिंग के जो अपने पार्ट हैं वो 3 तरह के पार्ट हैं। वर्बल, जिसे हम भाषिक कहते हैं, भाई ध्यान देना, हिंदी में इसी को भाषिक कहा जाता है। दूसरा नॉन वर्बल, अभाषिक कहा जाता है। ठीक। तीसरा एनालिटिकल, ये विश्लेषणात्मक होता है। इसमें किसी भी चीजों का विश्लेषण किया जाता है, चाहे आर्गुमेंट हो, एजप्शन हो, या कोई कॉज और रीजन हो, कुछ भी चीजें हैं उनका क्या कहता है विश्लेषण किया जाता है, उसके हिसाब से हम इस चीज को बताते हैं। वर्बल, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट आपका वर्बल रहता है। किसी भी एग्जाम में आप लोग लेके चलोगे सबसे ज्यादा पार्ट वर्बल का रहता है। वर्बल में जैसे कैलेंडर क्लॉक, ब्लडेशन, आपका सिलोरिज्म और आपका ये वेन डायग्राम, ये चीजें सब वर्बल रीजनिंग की पार्ट है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हर किसी एग्जाम पूछा जाता है। और इसके बाद हम नॉन वर्बल की अगर मैं बात करता हूं, तो नॉन वर्बल का पार्ट जो भी आपका फिगर, पिक्चर से रिलेटेड कोई भी चीजें होंगी, जैसे काउंटिंग फिगर की आप बात करते हो, मिरर इमेज की बात करते हो, वाटर इमेज की बात करते हो, या पेपर कटिंग की बात करते हो, सब आपका नॉन वर्बल का पार्ट होता है। उसके बाद एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, आपका आर्ग्यूमेंट, एजप्शन, ये चीजें चलती हैं। ठीक है। आजकल इस टाइम पे एनालिटिकल का पार्ट धीरे धीरे बढ़ने लग गया हर एक एग्जाम में। जो यूपी पीसीएस या मैं पीसीएस लोअर पीसीएस की बात कर रहा हूँ, तो ये एनालिटिकल का पार्ट धीरे धीरे क्या होने लग गया, ग्रोथ करने लग गया। इनके अपेक्षा जैसे पहले बिल्कुल भी नहीं आता था आप लोग के एग्जाम में, अब कहीं पर 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है। एग्जामिनर के मूड पर सब कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है। कहीं पर नहीं तो 2-3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं नॉर्मली, उससे ऊपर वो हो सकता है कि ज्यादा भी क्वेश्चन इनको दे दे और इनको कम कर दे। वो डिपेंड है आपके एग्जामिनर पर, वो कैसा आप लोग का पेपर बनाता है। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्बल के टॉपिक की बात करेंगे। वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आप लोग के आते हैं, उसके बाद नॉन वर्बल की बात करेंगे, उसके बाद आप लोग के एनालिटिकल की बात हम लोग करेंगे। देखिए, वर्बल रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, भाषिक। पहला चैप्टर कैलेंडर,
आप लोगों को पता होगा हर किसी के एग्जाम में कैलेंडर का पोर्शन आता ही आता है। जैसे कोई डेट आपको दे रखी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, 15 अगस्त 1947, ये तो लगभग लगभग जो भी पेपर की तैयारी कर रहा होता है उसको इसका दिन हमेशा पता रहता है, इस दिन कौन सा आता है करके वो सीधे मारता है, वो कहता है भैया हमारा तो बहुत शॉर्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको अदर अन्य कोई भी डेट निकालनी होती है, उसका दिन आपको एग्जैक्ट दिन निकालना होता है, तब आप लोग को इसके बारे में जानना जरूरी है। वो कैसे करेंगे वो हम आपको बेसिक से भी बताएंगे और आपको हम शॉर्टकट भी, दोनों मेथड से बताएंगे। पहले हम बेसिक को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। बेसिक एक ऐसा चीज होता है जिससे आपके एग्जाम पर कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सकता है। शॉर्टकट से आपका कोई भी एग्जाम का सॉल्यूशन का क्वेश्चन क्या होता है, 80% 70% शॉर्टकट काम आता है, लेकिन 20 या 30% बेसिक ही आपका क्वेश्चन 100%। जब आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा तो आपका बेसिक क्लियर है तो आपको 100% क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। और अगर शॉर्टकट मालूम है, बेसिक मालूम नहीं है, तो आपको 60 या 70% ही आंसर मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल 15 अगस्त 1947, इस दिन कौन सा दिन था। अब हम इतना कैलेंडर तो पीछे पलटाते हुए चलेंगे नहीं भाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कोडिंग आती है तो मैं आपको बताऊं कैसे इसको निकालते हैं, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो आपका कैलेंडर के बाद का चैप्टर रहेगा क्लॉक, घड़ी। कैलेंडर के बाद जो दूसरा टॉपिक रहेगा घड़ी, क्लॉक, घड़ी। घड़ी में क्या होता है आपका, कह देगा कि 2:20 में कितने डिग्री का कोण बना है, कह देगा कि क्लॉक वाले क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि 3 से 4 बजे के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या 4 से 5 बजे के बीच में कहां पर आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा, कहां पर आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये चीज आपको इसमें पूछ लेता है, ठीक है। ये चीजें आपको इसमें पूछ लेता है, ठीक। उसके बाद क्लॉक के बाद हम तीसरा चैप्टर जो चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट भी आप लोग को एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, 3 या 4 टाइप होते हैं इसके। आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में भी आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल सीरीज में भी आपका कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, आपका वर्ड कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा काले को सफेद कहा जाता है, सफेद को नीला कहा जाता है, नीले को पीला कहा जाता है, तो कौवे का रंग कैसा होगा। ये चीजें क्या है आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। हर किसी को पता है कौवे को कौवा काला होता है, लेकिन अगर काले को यहाँ पर सफेद कह दिया तो आप यहाँ पर जो आंसर मिलेगा आपको, उसको आपने सफेद ही आंसर उसका राइट होगा, न कि काला, क्योंकि हम काले को एक क्या मान रहे कोडिंग के थ्रू उसको सफेद मान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट। उसके बाद हम चौथे चैप्टर में चलें। कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम आते हैं दिशाएं, डायरेक्शन। आपने बहुत पढ़ी होंगी ये दिशाएं। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो आपने बहुत पढ़ी होंगी। इसमें क्या होता है देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इसी पे पूरा खेल चलता है। डायरेक्शन में इसी पे पूरा खेल आप लोग का चलता है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको पता है कि मेरा फेस सामने नॉर्थ रहता है, पीछे साउथ रहता है, राइट में ईस्ट होता है, या लेफ्ट में बाएं में आपके क्या होता है वेस्ट होता है, तो इससे आपके डायरेक्शन की नॉलेज मिल सकती है। तो डायरेक्शन के बाद हम अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपका पार्ट आ जाता है, टॉपिक जो आता है, पांचवा टॉपिक रहता है आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर। इसे हम क्या कहते हैं, क्रम व्यवस्था या क्रम व्यवस्थीकरण भी बोलते हैं इसे हम लोग, क्रम व्यवस्था या क्रम व्यवस्थीकरण। रैंकिंग एंड ऑर्डर डिसाइड, डायरेक्शन के बाद इसलिए चला मैं क्योंकि लेफ्ट और राइट का नॉलेज आपको डायरेक्शन से पता चल जाएगा, उसके बाद इसको करने में थोड़ा हेल्प मिल जाती है, इसलिए रैंकिंग और ऑर्डर की बात की। जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे, राम मोहन से लंबा है, शोभन से छोटा है, शोभन प्रीतम से लंबा है, प्रीतम रिया से छोटी है। इस तरह का जो क्रम व्यवस्था में आती है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को मिलते हैं, ठीक है। या कोई लाइन दे देगा, क्या देगा, एक पंक्ति में 16 लोग बैठे हैं, राइट से शोभन का स्थानीय है तो लेफ्ट से कौन सा होगा। ये चीजें आपकी सब रैंकिंग एंड ऑर्डर में आती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा इसमें लेके चलते हैं हम लोग, रैंकिंग एंड ऑर्डर के बाद सेटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्था। आपने सुना होगा चैप्टर का नाम, बैठकी व्यवस्था, सेटिंग अरेंजमेंट।
सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, बैठकी व्यवस्था, ये आपके एक सर्कल के रूप में आ जाती है। जैसे आपको इस सर्कल दे देगा, कह देगा कि 4 लोग बैठे हैं और आमने सामने बैठे हैं, इस तरह से आमने सामने का मतलब इस तरह से एक सर्किल में बैठे हैं, या आपका ऐसे रेक्टेंगल शेप की बात कर देगा। ये बैठकी व्यवस्था भी आप लोग के एग्जाम में पूछी जाती है। कभी कभी बैठकी व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट में आपने देखा होगा एक पैराग्राफ टाइप का दे देता है, उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी ये भी हो सकता है, और कभी खाली सिटिंग अरेंजमेंट में एक ही क्वेश्चन भी आ सकता है। कभी एक पर 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी एक ही क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आ जाता है। ये आपका बैठकी व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक। अब इससे हम आगे चलते हैं। बैठकी व्यवस्था के बाद जब हम आगे चलते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती है। बैठकी व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट की बात अगर मैं करता हूं, सिटिंग अरेंजमेंट के बाद पजल पहेलियां आपके एग्जाम में कभी कभार किसी किसी के एग्जाम में आ जाती हैं, वरना ही सारा ज्यादातर बैंकिंग का पार्ट रहता है हमारा पजल वाला, ठीक है। अगर मैं पजल की बात करता हूं, पजल क्या रहता है, बैंकिंग का पार्ट रहता है, ठीक है। पजल को हम यहाँ पर डिस्कस ज्यादा नहीं करते हैं, जब लास्ट में आ जाएगा तो पजल को मैं डिस्कस करूंगा। पजल में ये जान लेना, अगर मैं किसी पैराग्राफ में लेके चलूंगा, मैं कह दूंगा आज मैं दिल्ली गया, दिल्ली में इनोवा कार में गया, इनोवा के बाद मैं कह दूंगा कि मैं इस वाले फ्लैट नंबर पे इतने पर रुका। तो ऐसे ही आपके पजल में थोड़ा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन को बना देता है। हम 6 चैप्टर हमारे हो गए थे। 7वें नंबर पर अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा सीरीज के बारे में। सीरीज मतलब संख्या क्रम, सीरीज आपका श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम सीरीज। सीरीज आपकी 3 टाइप की होगी। पहली होगी नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी, संख्या श्रेणी नंबर सीरीज। दूसरी आपकी अल्फाबेटिकल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं अल्फाबेटिकली, आपको डिनोट कर लोगे अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल का मीनिंग आपको पता है, जो भी आपके A to Z अल्फाबेट है हमारे पास, जो भी आपके अंग्रेजी वर्ड हैं, अंग्रेजी हैं, वो क्या है अल्फाबेट मतलब A to Z। और उसके बाद तीसरा आता है पेयर वाला, आता है जोड़े। जोड़े वाले क्रम जो हमारे पास होते हैं वो डबल A डबल B करके आप लोगों ने बहुत सुना होगा, डबल C करके, वो कहीं पर कुछ कहा जाता है, कहीं पर कुछ, हम लोग इसको पेयर सीरीज बोल देते हैं, जोड़ों वाली सीरीज कह देते हैं। ये आपके श्रेणी क्रम में 3 टाइप के टॉपिक मिलेंगे आप लोगों को। इसको हम बाद में कैसे कैसे करते हैं हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद सीरीज के बाद हम अगर आगे टॉपिक पर चलते हैं, सीरीज के बाद हम आगे 8वें नंबर के टॉपिक पे चलते हैं, तो आपकी गणितीय समीकरण आती है भाई, मतलब आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। गणितीय समीकरण में आप लोग ये देखते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 5 6 9 8, बीच में आपको ऐसे डैश मिल जाता है, और ऑप्शन में क्या देता है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस या माइनस आएगा, इस सीरीज में आएगा, या जैसे आपका ये आएगा माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, इस तरह से आएगा। तो ये सब आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। या आपने देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बना देता है आपको, एक बंदर एक खंबे पर जाता है 3 मीटर हाइट पे, 1 मिनट में 3 मीटर जाता है और दूसरे मिनट 2 मीटर नीचे उतर जाता है, और खंबे की हाइट अगर 75 मीटर है तो कितना टाइम वो लगाएगा। इस तरह के आपको इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। या आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछे जाते हैं, कहता है कि आप लोगों से किसी मीटिंग में आप लोग खड़े हो, किसी मीटिंग में आप लोग गए हो, वहां पे कितने लोग हैं हमें पता नहीं है, कितने हैंडशेक हुए हमें पता नहीं है। इस तरह से हैंडशेक वाले क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आपको दे देता है, कहता है इतने टाइम हैंडशेक होंगे तो कितने लोग होंगे, या इतने लोग थे तो कितने टाइम आप लोग हाथ मिलाओगे आपस में। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में, गणितीय समीकरण में पूछ लेता है। इसी गणितीय समीकरण में आपको, आपने देखा होगा कभी कभी छोटे छोटे एवरेज के क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सब चीजें आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद अगर मैं बात करूंगा आगे 9वां नंबर वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम में क्या कहता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा होगा, माता, पिता और पुत्र लिख दिया, और इसमें आपको इस तरह से डायग्राम दे देता है, नंबर बी, नंबर सी, इस तरह से आपको डायग्राम दे देता है। यही आपका वेन डायग्राम का टॉपिक रहता है। आप लोग को थोड़ा अपना लॉजिक लगाना है कि माता क्या है, फीमेल है, पिता मेल है, पुत्र भी मेल है। माता अलग हो जाएगी, पिता और पुत्र एक साथ आ जाएंगे। वो पिता भी हो सकता है, वो पुत्र भी हो सकता है, आपको कंफर्म पता नहीं है, या पिता पुत्र दोनों भी हो सकते हैं वो। तो इस तरह के आपके क्या रहते हैं, इस तरह के क्या रहते हैं, वेन डायग्राम में रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वेन डायग्राम क्लियर अगर होता है तो बेटर है, वरना इससे पहले मैं आपको सिलोजिज्म बताऊंगा, वहां से भी वेन डायग्राम को और जल्दी आप लोग कवर कर पाओगे। क्या बताया जाएगा आपको, सिलोजिज्म बताया जाएगा। 10वां चैप्टर है सिलोजिज्म, न्याय निगम। आपने बहुत देखा होगा, न्याय निगमन, सिलोजिज्म, सिलोजिज्म। आपने सुना होगा ऑल ARB, क्या सुना होगा आप लोगों ने, ऑल ARB, सभी AB हैं, या आपने सुना होगा सभी AB नहीं है, या आपने सुना होगा कुछ AB हैं, या आपने सुना होगा कुछ AB नहीं है। तो ये चीजें किसमें आती हैं आप लोग की, सिलोजिज्म में आती हैं। ठीक है, ये आपका न्याय निगम आता है। आप न्याय निगम के बाद ही वेन डायग्राम में जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक आएगा 11वें नंबर पर, जो आएगा आपका एनालॉजी, मतलब सादृश्यता। कौन सा टॉपिक आएगा, सादृश्यता, एनालॉजी, सादृश्यता, समानता जिसे हम बोलते हैं। समानता का मतलब आपने देखा होगा, छोटा सा एग्जांपल में अगर आपको बताता हूं तो देखना जरा भाई। देहरादून लिख दिया हमने, और इसको लिख दिया हमने, देहरादून को लिख दिया यहाँ पे उत्तराखंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम में समझना, उत्तराखंड है, यूके। ठीक है, और इसी को प्रपोजनल करके मैंने लिख दिया लखनऊ। तो यहां पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, जैसे उत्तराखंड का रिलेशन, देहरादून का रिलेशन उत्तराखंड से है, वैसे ही लखनऊ का रिलेशन किससे हो जाएगा, यूपी से, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये आप लोग के सादृश्य एनालॉजी वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, हम इससे आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा। 11 टॉपिक तो हमारे ये हो गए बरबल के, इससे आगे मैं चलता हूं 12वां टॉपिक जो मैं बात करूंगा आप लोगों से। 12वें टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करता हूं, सादृश्यता के बाद वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। पढ़ा होगा आपने क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में, विषम शब्द छांटिए, ऑड वर्ड कौन सा है, विषम शब्द छांटिए करके आता है। तो आप लोग क्या करोगे, उसमें किस तरह का एग्जाम्पल आते हैं देखना, जरा ध्यान देना। विषम शब्द छांटिए वाले अगर आपको एग्जाम में आता है तो किस तरह का आता है, वो ये आता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, क्या लिख दिया यहाँ पे, एक लिख दिया मैंने MP, दूसरा लिख दिया मैंने यहाँ पे UP, और तीसरा लिख दिया मैंने WB, और चौथा लिख दिया मैंने यहाँ पे आपका दिसपुर। तो आपको इन चारों में से कोई अलग टॉपिक छांटना है। अब आप लोग को इतना पता है, MP मेरा एक स्टेट है, UP मेरा एक राज्य है, वेस्ट बंगाल मेरा एक राज्य है, दिसपुर क्या है, एक राज्य की राजधानी, कैपिटल है। तो ये आपका दिसपुर वाला पार्ट इसमें अलग हो जाएगा। यही क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है आप लोगों का। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इतने टॉपिक हम लोग, ये 12 टॉपिक मैंने आप लोग को करवा दिए हैं। ये 12 टॉपिक के अलावा जो भी अगर एक्स्ट्रा चीजें बचती है मेरे पास, जो भी आप लोग के अदरवाइज आप लोग के टॉपिक में बचती है मेरे पास, तो उनको कैसे करना है मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक, उसके बाद हम लोग वर्बल के बाद नॉन वर्बल पे जाएंगे। जो चीजें, हाँ एक मेन टॉपिक तो छूट ही गया भाई इसमें जो मेन टॉपिक हमारा छूटा है, खूनी रिश्ता, रक्त संबंध, सबने पढ़ा होगा, ब्लड रिलेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ब्लड रिलेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, मेरे दिमाग से निकल गया था। 13 नंबर चैप्टर है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
हर किसी एग्जाम में आप आर्मी से लेकर कहाँ यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, लोअर पीसीएस, कहीं भी चले जाओ, हर किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन ब्लड रेशन से मिलता ही मिलता है। जैसे डायरेक्शन से मिलता है आप लोग को, वैसे ही इस ब्लड रेशन से भी आप लोग को क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अब इससे आगे हम लोग चलेंगे भैया नॉन वर्बल के पार्ट पे। किस पार्ट पे, टॉपिक पे चलेंगे? नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। उस पर क्या क्या आता है और क्या क्या चीजें होती हैं। नॉन वर्बल एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना। नॉन वर्बल का टॉपिक भी आप लोग को एग्जाम में पूछता है। जो चीजें, कुछ चीजें रह जाएंगी तो मैं आप लोग को फिर बाद में दोबारा चीजें क्लियर करा लूंगा। इसी टॉपिक से हम पहले डिस्कस करेंगे। नॉन वर्बल आभाषिक। आभाषिक का जो पहला नॉन वर्बल का पार्ट है, पासा, डाइस। पासा तो लूडो तो सबने खेला है भैया, जिसने नहीं खेला हुआ वो भी आजकल हर कोई जानता है। फोन में इतना लूडो चल रहा है आजकल, इतना लूडो चल रहा है कि हर कोई डाइस को जानता है। डाइस होता क्या है, कितने पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने उसमें कॉर्नर होते हैं, कितने उसके फेस होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो इसका मतलब डाइस का जो चैप्टर आएगा उसमें मैं बताऊंगा डाइस वाला चैप्टर कैसे बनता है। ये पिक्चर डायग्राम के अंतर्गत आता है, नॉन वर्बल का पार्ट है यहाँ पे। दूसरा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, मिरर और वाटर। मिरर इमेज और वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। आपने लोगों ने नाम सुना होगा, आपने देखा होगा। जैसे यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे उसने इस टाइप का एरो बनाता है, इसके बगल में क्या आएगा, किस तरह से आएगा। जैसे ये ए है तो यहाँ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो भी होता है मिरर प्रतिबिंब होता है। अगर वाटर की बात करेगा, जैसे टी बनाए नीचे इस तरह से दे देगा आप लोग को, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा प्रतिबिंब आ गया, वाटर प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब आ गया, ठीक है। ये आपका दो चैप्टर हो गए, पहला पासा डाइस हो गया, दूसरा मिरर और वाटर इमेज हो गया आप लोग के, ठीक। इसके बाद हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। इसमें जो आता है आप लोग के एग्जाम में, आप लोगों ने क्यूब नाम सुना होगा, बहुत पूछा जाता है क्यूब। क्या आता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन व घनाभ। ये आपका वर्बल का पार्ट ही बन सकता है और नॉन वर्बल का पार्ट ही बन सकता है। कभी इसमें किनारे पूछेगा तो वर्बल के टर्म में चल जाएगा, कभी डायग्राम से पूछेगा तो नॉन वर्बल के टर्म में चले जाएगा। ये आपका तीसरा टॉपिक होता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है भाई। चौथा चैप्टर में लेके अगर मैं आपके पास आता हूं तो आपने देखा होगा आपका क्या रहता है इसमें, ये आपका आता है फिगर काउंटिंग, चित्रों की गणना, चित्रों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। चित्रों की गणना करना। आपने देखा होगा एक ट्रायंगल दे देगा, इसके अंदर ट्रायंगल बना के फिर दे देगा, इस तरह से ट्रायंगल पर ट्रायंगल, ट्रायंगल पर ट्रायंगल दे देगा, पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ऐसे वर्गों की संख्या कितनी है, ऐसे आयत की संख्या कितनी है। इन चीजों को आपको चित्रों की गणना में पूछ देता है, ठीक है। ये आपका नॉन वर्बल का पार्ट ही रहता है, ध्यान देना भाई। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये मत करना कि नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कागज काटना। अगला जो टॉपिक है आपका 5वां नंबर का टॉपिक है कागज काटना, पेपर कटिंग। उसके बाद आ जाता है कागज मोड़ना। आपने देखा होगा भैया कागज मोड़ के भी क्वेश्चन आते हैं आपके कभी कभी एग्जाम में। ये होता है आपका पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, ठीक है। कागज काटना, कागज मोड़ना, ये भी आप लोग का एक अपना क्या है, इसका पार्ट है, टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर जो आपका आता है भाई टॉपिक, इसके बाद हम लोग का जो मैंने एनालॉजी वहां पर बताई थी, वो एनालॉजी भी सादृश्यता यहां भी आती है। ये आपका एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण।
ये दोनों टॉपिक आपके वर्बल का पार्ट भी और नॉन वर्बल का भी। वर्बल में जो मैंने आपसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया था उस तरह से पूछा जाता है, नॉन वर्बल में ऐसे डायग्राम दे देता है, देखो इस रेशियो में डायग्राम दे देता है, इस तरह से आपने देखा होगा, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल करके एक डायग्राम ये दे देगा और बाद वाला डायग्राम आपको बताना होगा। इस रेशियो में ये डायग्राम बनेगा तो इसके वाले में ये बनेगा, या इसका और इसका पहला और थर्ड का बन जाता है, सेकंड और फोर्थ का रेशियो बन जाता है कभी भी, वो आपका एनालॉजी समानता में आती है। वर्गीकरण आपने देखा होगा, वर्गीकरण 4 डायग्राम आपको दे देगा, 4 या 5 पिक्चर दे देगा, 4 सेम रहेंगी और 5वां उसमें अलग हो जाएगा। और नंबर की जो मैं बात कर रहा हूँ ये वर्गीकरण के भी कभी कभी पूछ लेता है, पहले तो बहुत ज्यादा इसकी पूछी जाती है, अब थोड़ा कम कर दिया, एनालॉजी और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर आप लोग का थोड़ा कम कर दिया, ये आप लोग को थोड़ा कम पूछा जाता है। ये आपका था, ये आपका नॉन वर्बल का पार्ट आता है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नॉन वर्बल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नॉन वर्बल के बाद आपका आता है एनालिटिकल पार्ट, विश्लेषणात्मक। ठीक, पहला कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। दूसरा जो रहता है कथन और पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड आपका रहता है अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है। तीसरा जो रहता है कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अगर मैं कथन और निष्कर्ष की बात करता हूं आप लोगों से, किसकी बात करते हैं हम लोग, कथन और निष्कर्ष। ये कथन निष्कर्ष वहां वाला नहीं है वर्बल का पार्ट, वहां पर सिलोजिज्म में कथन निष्कर्ष आते हैं, यहाँ अलग पार्ट है। कथन कोई स्टेटमेंट बोला जा रहा है और उसका नीचे से लिख के कंक्लूजन आ रहा है, अगर कंक्लूजन राइट बैठता है तो सही होगा, नहीं बैठता है तो गलत होगा। कथन आपको 2 दे देगा और कंक्लूजन 2 या 3 दे देगा, उसके कौन सा कंक्लूजन सही फिट बैठता है उस पर, निष्कर्ष से कौन सा सही बैठता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गलत है। जो भी आप लोग को 4-5 ऑप्शन देता है उसमें से आपने छाट के इसका टिक करना है। ये आप लोग का विश्लेषण, आप लोग की जो मेंटेलिटी है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एकदम कोई भी एक्शन ले आ जाता है, ये पीसीएस या लोअर पीसीएस इन एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों, कभी कभी आपके पास कोई अचानक से कोई कैदी आ गया, या कोई भी आप लोग के पास एकदम अचानक से कोई ऐसा बंदा आ गया, आप वहां पर ऑफिसर की चेयर पर बैठे हो, आप कहीं पर चेयर पर बैठे हो, आपके पास एकदम अचानक से कोई दौड़ते हुए आया, सर ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई और आपको क्विक एक्शन लेना है, तो अगर ये आपके ये दिमाग में ये चीजें अगर नहीं रहती हैं, आपको ये चीजें मालूम कुछ भी नहीं रहता है, तो वहां पर आप लोग क्विक एक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको सोचने का टाइम चाहिए, फिर क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा। कोई आता है उसको एकदम तुरंत मोटिवेट करना है, उसको एकदम वहां से क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है उस चीज से, या आपको उसके केस पे जाना है या केस से हटना है, वो सब आपको क्या करना है। ये अगर आपको ये चीजें पता रहेंगी, एनालिटिकल चीजें बात आपको पहले इसलिए इस चीज का टेस्ट लिया जाता है कि आपकी दिमाग में सोचने की क्षमता कितनी है। कोई भी आ जाता है और आप ऑफिसर की चेयर में बैठे हो, तो आप उसको किस बारे में कैसे कैसे हैंडल कर सकते हो। तो यही आपका कथन और निष्कर्ष में रहता है। कथन और पूर्व अवधारणाएं मतलब स्टेटमेंट और अजम्पशन। कथन आपको तो दे रहे हो, लेकिन उससे पहले उसके बारे में कुछ घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं। जैसे कोई अगर मैं मान लूंगा कि यहाँ से आपको पता है भैया ये रोड में आजकल एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं, बाद में हम ये कहते हैं कि भैया आराम से जाना, ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसे ऐसे जाओगे तो ये चीजें नहीं होंगी। वही चीजें आपकी क्या है, आपको पहले से कुछ चीजों के बारे में मालूम है, उसके बारे में भी आपको कथन के बारे में कथन दे देता है, तो आपको उसकी पूरी अवधारणा सही है या गलत है वो आपको बताना होता है। तीसरा कथन और तर्क, जो आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं, जब 2 लोग डिस्कस करते हैं तो कोई तीसरा बंदा आके वहां पर क्या करता है, खिचे खिचे करने लग जाता है, आर्गुमेंट चीजें करने लगता है। या अगर हम 2 लोग आपस में बात करें, कोई तीसरा बंदा हमें पसंद नहीं है, तो हम उसके बीच में टॉपिक में आर्ग्यू करने लग जाते हैं, नहीं वो ऐसा है, दूसरा बंदा कहता है ऐसा है, तो वो जिस पे परफेक्ट बैठता है वो आपको ऑप्शन में मानना होता है। ये आपका कथन, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का टॉपिक रहता है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूंगा
चौथा चैप्टर जो रहेगा कारण एवं प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। कारण और प्रभाव, आपको क्वेश्चन में कारण लिख के दे देगा और उसके नीचे उसके प्रभाव भी, इफेक्ट भी लिख के दे देगा। उसके बाद आपको बताना है कि ये जो कारण है इसका ये प्रभाव इस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जो भी चीजें होंगी वो आपके कॉज और इफेक्ट में अंतर्गत आएंगी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये कारण है प्रभाव। इसके बाद भी कुछ एनालिटिकल के चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, उनको बाद में देखेंगे कि हाँ आप लोग के लेवल का है या नहीं है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, उनको हम बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी इस रीजनिंग के टॉपिक को कंटिन्यू क्लास देखते रहेगा उसको कहीं ना कहीं बाद में बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले रीजनिंग और मैथ्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा, कोई भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना है, जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप किसी भी टीचर से पढ़ लो आपको कुछ नहीं आने वाला। आप वीडियो कितनी भी देख लो आपको कुछ नहीं आने वाला। किसी टॉपिक पर जब तक मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करता हूं या किसी चीज में मैं खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करता हूं, तब तक मुझे कुछ नहीं आ सकता या आप लोग को कुछ भी नहीं आ सकता। हाँ, जैसे मैं कल से चैप्टर शुरू करूंगा, कोई मैं टॉपिक यहाँ पर करा रहा हूं और आप लोग की समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, आप लोग की समझ में कहीं पर कोई चीज नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग। उसका सॉल्यूशन फिर नेक्स्ट डे चैप्टर में जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो उसमें मैं आपको उसका सबसे पहले सॉल्यूशन करा दूंगा, उसके बाद उसके अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। अगर हाँ आप लोग ही मेहनत नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। आप कितनी भी वीडियो देख लोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप घर में खुद प्रैक्टिस ये चीजें नहीं करते हो तो। ठीक है, और ये जो मैं रीजनिंग का पार्ट करा रहा हूं, आप लोग के हर किसी एग्जाम में हर कोई देखेगा, हर किसी के लिए बेनिफिट देगा, कहीं पर भी आपको किसी को भी कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। ये मत मानना कि सर कह रहे थे कि पीसीएस लेवल का पढ़ा रहे हैं और हम भाई आर्मी वाले हैं, हम क्या देखें ये तो बहुत ऊपर हाई लेवल का होगा। हाई लो कुछ नहीं होता है, बेसिक सबका सेम होता है, बेसिक सब लोग का क्या होता है, सेम होता है। पीसीएस की तैयारी करने वाला भी तो कैलेंडर ही पढ़ रहा है और आप भी तैयारी करो तो आपको भी कैलेंडर ही पढ़ना है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा आपके लिए आ रहा है तो वो भी उनके लिए भी आ रहा है, कोई ज्यादा नहीं होता। बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद सब कुछ क्या होता है लैंग्वेज पे डिपेंड रहता है, वो मैं बताऊंगा बाद में आपको क्या क्या होता है। ठीक है, तो धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक।